हमें लैला और मिस सीनियर दोनों की दोनों एक साथ नजर आती हैं। लैला उसके सामने एक डॉक्यूमेंट रखती है। सीनियर जैसे ही उठाकर उसे पढ़ने लगती है तो वो कहती है कि किसी किस्म की डील है जो कि मिस नेफली की तरफ से है, और वो उसके बारे में पूछती भी है कि आखिर ऐसा क्यों है। जिस पर लैला उसको बताती है कि मिस एडिथ भी आज से हमारे साथ काम करने वाली हैं। आज मेरी उनके साथ मुलाकात है और हम एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। अगर आप इसके रिटर्न्स में कुछ चाहती हैं तो आप बता सकती हैं। जिस पर मिस थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि नहीं, लेकिन लैला कहती है कि लेकिन मिस नेफ्ली कुछ कहना चाहेंगी। सीनियर हेलन कहती हैं कि मिस नेफ्ली काफ़ी ज़्यादा सोशल सर्कल में फेमस है और इनके दी गई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा खुफिया हो सकती हैं। क्या आप उनके बारे में नहीं जानती जब आप उनसे मिली थी? हो सकता है क्योंकि वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रह चुकी हैं पीछे। उसकी ये बात सुनकर लैला अपनी मनी मन घबराने लगती है क्योंकि उसे इस बात का खौफ था क्योंकि कोई उसे पहचान न ले कि वो असली लैला है, और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द करना चाहती थी जरा ताकि उनके आपस में मुलाकात वगैरह काफ़ी अच्छे से हो सके और उनके हाथ से ये डील नहीं जा सकती है। सीनियर हेलन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए उसे कहती है कि मैं ज़रूर आपका इंतज़ार करूंगी। जिस पर लैला उसके तासुरात पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई भी होती हैं और उसके इस तरह के अंदाज से उसे पूछती भी है कि आखिर आप ये क्या कर रही हैं। जिस पर मिस सीनियर हेलन कहती हैं कि मैं आपको रूटिंग करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि आप सीनियर मिस लेडी से मिस नेफली से मिलने के लिए जा रही थी। जिस पर लैला का कोई भी आंसर नहीं होता। लैला उठते हुए सीनियर हेलन से भी कहती है कि वो भी उनके साथ चले क्योंकि वो उनका हेड बनाने में मदद कर रही हैं। जिस पर काफ़ी देर तक पहले तो सीनियर हेलन काफ़ी नर्वस होती हैं, सोचती फिरती हैं और फिर वो मान जाती हैं और कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है और मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी हूँ कि लेडी नेफली मुझे हेड बनाना चाहती हैं। और वो लैला को ये भी बताती हैं कि नेफली की फैमिली ने आजकल डाउसन फैमिली से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं। जिस पर लैला थोड़ी सी परेशान होती हुई उससे कहती है कि आप इस बारे में मुकम्मल मालूमात रखती हैं, क्या आप इस बारे में श्योर हैं? जिस पर सीनियर हेलेन उसे कहती है कि ऑफ कोर्स मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि लेडी नेफली अक्सर डाउसन से पर्सनली तौर पर मिलती रही हैं, लेकिन मैं इस बात पर मुकम्मल तौर पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये बात तो हकीकत ही है। उसकी इस बात पर अचानक से लैला का दिमाग खटकता है और वो इस बात की सोच में पड़ जाती है कि आखिर नेफली उसको क्यों सपोर्ट करना चाहती है, उसने आखिर ये डिसाइड क्यों किया है। क्या वो मेरे बारे में कुछ प्लानिंग कर रही है या फिर वो मुझसे कुछ किस्म की इन्फॉर्मेशन देना चाहती है। इसके बाद वो थोड़ा सा सोचने के बाद सीनियर हेलन से कहती है कि चलो ठीक है, अब आपको अपने असली सेंसेस में आना पड़ेगा। जिस पर वो उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों। जिस पर लैला उससे कहती है क्योंकि हम जिस जगह पर जाने वाले हैं वो एज स्नैक टाउन के नाम पर मशहूर है। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर जाती हैं। उन्हें एक बटलर उन्हें अपने पीछे फॉलो करने के लिए कहता है और वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी जगह पर मौजूद होते हैं किसी के मेंशन में, जहाँ पर काफ़ी किस्म की पोर्ट्रेट्स लगी हुई होती हैं जिसमें अजीबोगरीब किस्म की पोर्ट्रेट थी। इसके बाद वो उसे एक रूम के अंदर जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वो आपका अंदर इंतज़ार कर रही हैं। जैसे ही लैला अंदर देखती है वहाँ पर मिस नेफली उनका इंतज़ार कर रही होती है और वो बड़े ही खुश होकर उसको बुलाती है। नेफली कहती है कि आखिर तुम लोगों ने इतनी ज़्यादा देर क्यों लगा दी, मैं यहाँ काफ़ी दिनों देर से आपका इंतज़ार कर रही थी। लैला उसको कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपको इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाया। इसके बाद वो सीनियर हेलन से भी नेफली को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। मिस नेफली उसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। सीनियर भी उससे काफ़ी ज़्यादा awkward तरीके से कहती है कि उसे भी उससे मिलकर काफ़ी खुशी हुई है। इसके बाद लैला से नेफली बोलती है कि क्या आप अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई हैं। जिस पर वो कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स, आप इसको खुद पढ़कर चेक कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बस मैं इस पर साइन कर देती हूँ, और वो फ़ौरन बगैर पढ़े उसके ऊपर साइन कर देती है। लैला उससे एक बार फिर से कंफर्म करती है कि आप इस बात पर राज़ी हैं कि आप सीनियर हेलन को हेड बनाना चाहती हैं हेलन फैमिली का, क्योंकि मिस नेवली की फैमिली डॉसन फैमिली को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करती है। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपने मन ही मन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई फिर उसको आंसर करती हैं। एनी, मुझे आपसे एक सवाल करना है कि क्या वेपर फैमिली की डीजे मिस सीनियर को सपोर्ट कर रही हैं। और वो कंट्रैक्ट उसके सामने रखते हुए उससे पूछ रही होती है। जिस पर लैला उसके इस तसरात को देखकर बोलती है कि आखिर जैसा मैंने सोचा था। लैला उसको कहती है कि जी, विपर फैमिली हमेशा मिस सीनियर को सपोर्ट करती है। जिस पर मिस नेफली कहती है कि ये रीज़न है मेरे लिए काफ़ी है कि मैं सीनियर हेलन की साइड आने के लिए तैयार हूँ। और वो उन्हें ये भी बताती है कि उसके फादर ने उसे इस फैमिली का हेड बनाने का फैसला कर दिया है और वो सिर्फ इकलौती होगी जो कि डायरेक्ट डिसेंडेंट बनने के लिए तैयार है यहाँ की। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए उसकी तरफ देख रही होती है। लैला उसको कहती है कि अगर ऐसा होता है कि नेफली का ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा करीब है मेरे ओपिनियन के,
नेवली उसे कहती है, मैं आपको प्योरली काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ दिलो जान से। जिस पर लैला काफ़ी ज़्यादा awkward होती हुई उसको कहती है, क्या मैं भी आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? आपने मुझे कब पसंद करना शुरू कर दिया? जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है कि पहली मर्तबा तब जब मैंने सुना था कि विस्काउंट मार्शल की एक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी वाइफ है। तो उसके बाद से ही मैंने आपको सेंड काफ़ी ज़्यादा लेटर्स सेंड करना शुरू कर दिए थे और मैं ज़्यादातर लेटर्स के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर आपको कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मुझसे रुजू कीजिएगा। और लेकिन आपने मुझे कभी भी उसका रिप्लाई नहीं किया। लेकिन एक दिन विस्काउंट मार्शल की अचानक मौत हो गई और मैं उस वक्त काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुई थी। और मेरे कहने का ये मतलब है कि विस्काउंट मार्शल की डेथ के बाद मुझे इस बात पर काफ़ी ज़्यादा हैरानगी हुई कि एनी ने मेरी बगैर किसी मदद के अपनी जॉब काफ़ी अच्छे से अदा करी और वो इस तरह की उसकी बार बार तारीफ़ें करे ही जा रही होती है। उसकी उस बात पे लैला अपने मन में थोड़ी सी शर्माते हुए कह रही होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हो रही हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मुझे पसंद करती हैं और वो काफ़ी हद तक मेरी तरफ पोजेस्ड भी हो रही हैं। इसके बाद नेफली सीधा पॉइंट एलन की तरफ करती है और कहती है कि मैं मिस एनल के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि ये अपने इमोशंस वगैरह बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं ला सकती हैं। स्पेशली तौर पर जब लोग इसके इर्द गिर्द होते हैं तो ये बिल्कुल भी उनको अपनी तरफ से नहीं कर पाती और अपने इमोशंस के ज़रिए उनको सब कुछ बता देती हैं और मैं इस बारे में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। उसके इस बात पे काफ़ी ज़्यादा सीनियर हेलन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अजीब सा रिएक्शन करने लगती हैं, जिस पर लैला उसका हाथ पकड़ते हुए उसको कहती है कि आप फिक्र मत करें, जैसे ही आप एक दिन विक्टर से मुलाकात करेंगी वो आपको ज़रूर इस बारे में मदद करेंगे, वो आपको ज़रूर इस इमोशन ट्रेनिंग ज़रूर देंगे। उसके बाद आप अपने कंट्रोल अच्छे से कर लेंगे एक्सप्रेशन वगैरह। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लैला और विक्टर दोनों के दोनों दिखाए जा रहे होते हैं। लैला उसे कह रही होती है कि तुम आजकल कोई पार्टी होस्ट करने के बारे में सोच रही हो, जिस पर विक्टर उसको कहता है कि क्या तुम मुझे कह रही हो कि मैं उस पार्टी को अटेंड करूं, लेकिन आखिर क्यों? जिस पर लैला उसे कहती है क्योंकि और काफ़ी देर तक सोचती है। उससे पहले ही विक्टर लैला को कह रहा होता है, तुम जानती हो? लैला कहती है किस बारे में? लैला विक्टर उससे कहता है कि हमारी शादी अगले 3 हफ्तों में होने वाली है। लैला उसको देखकर बोलती है, क्या इतनी जल्दी क्या टाइम हो चुका है? फिर वो अचानक से अपने सेंसेस में आती है और फिर कहती है, क्या अभी सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं? और वो अपने सर पकड़ के बैठ जाती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि वो आजकल सीनियर हेलन के मिशन कंप्लीट करने में इतनी ज़्यादा फोकस हो गई थी कि वो अपनी वेडिंग के बारे में भूल ही गई थी। और उसे इस तरह देख कर वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और उसे बोलता भी है कि मैं काफ़ी सैड हो गया हूँ। और वो थोड़े से ड्रामे करना शुरू कर देता है और ड्रामा करते हुए कहता है, मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि तुम हमारी शादी को इतनी जल्दी नेग्लेक्ट कर सकती हो। तुम हमारी शादी की ब्राइड हो और अपनी दुल्हन को अपनी शादी की डेट के बारे में मालूम नहीं है। और वो इस तरह के ड्रामे कर रहा होता है। लैला उसे देख देख कर थोड़ी परेशान हो रही होती है, लेकिन विक्टर अपने मुंह पर हाथ रखकर पीछे ही पीछे हंसना शुरू कर देता है। इसके बाद लैला काफ़ी देर तक उसको इसी तरह देखने लगती है। मुझे लगता है शायद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बड़े ही प्यार से उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि हमारी शादी होने वाली है, लेकिन मैं आजकल इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं इस चीज़ के बारे में टेंशन दे ही नहीं पाई। वो उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे कह रही होती है। विक्टर उसको देख देख कर कहता है, हाँ क्या रियली? इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है, तो 3 हफ्तों बाद आके परफेक्टली तौर पर हमारी शादी हो जाएगी और परफेक्टली तौर पर मैं तुम्हारी ब्राइड बन जाऊंगी। विक्टर उससे खुश होते हुए कहता है, तो आखिर हम हनीमून पर किधर जाएंगे? लैला थोड़ी सी नर्वस होती हुई उससे बोलती है, क्या हनीमून पे? अब फिर वो अपनी शादी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचने लगती है क्योंकि वो तो सिर्फ 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें इस तरह की चीज़ें तो कुछ भी नहीं लिखी हुई और उनकी इस तरह की काफ़ी देर तक बातें चल रही होती हैं और इसमें विक्टर काफ़ी ज़्यादा लैला को टीज करता है और उसको परेशान भी करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरुआ अपने मेंशन में दिखाया जाता है जो कि किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था। असल में विक्टर ने उसके लिए एक पर्सनल तौर पर एक ट्यूटर रख लिया था जो कि उसे डेली टीच करता था और लैला अपने कामों में बिजी हो जाती है और वो सीनियर के लिए एक पार्टी रखने की अरेंजमेंट कर रही होती है और अपने मन ही मन वो नेफली का शुक्रिया अदा कर रही होती है कि ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा जल्दी से हल हो गई हैं।
इतने में वो उस पेपर को देख देकर एक्साइट हुई जा रही होती है कि पीछे से विक्टर उसे फौरन चुका देता है और उसे पूछता है कि तुम आखिर इतना ज़्यादा एक्साइट क्यों हो रही हो? क्या ये तुम्हारे काम के मुतालिक है कुछ? जिस पर वो कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स। लैला विक्टर से बोलती है कि हीरा अभी भी अपनी क्लास में है। विक्टर कहता है कि हाँ वो अभी अपने ट्यूटर के साथ है और उसके ट्यूटर ने कहा है कि वो आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। लैला बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहती है, जैसा कि मैंने सोचा था, हीरो एक इतना अच्छा बच्चा है कि जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी भी चीज़ को सीख लेता है। जिस पर विक्टर भी उसकी बात पर राज़ी होता है और उसे कहता है कि वो जो कुछ भी पसंद करता है वो कर सकता है, वो उसे किसी चीज़ पर नहीं मना कर सकता। इसके बाद लैला उसे कहती है कि उसकी रिंग जो है वो मैनिफेस्ट होने वाली है जल्द से जल्द। जिस पर वो कहता है विक्टर की रिंग, अभी हम इस बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हैं। क्या तुम इस बारे में कॉन्फिडेंट हो कि हिरुआ अपनी रिंग को मैनिफेस्ट कर सकता है? लैला थोड़ा सा नर्वस होते हुए बोलती है, क्या ऐसा है? अभी वो ओरिजिनल वर्क को याद करने लगती है जिसमें इस बारे में इंफॉर्मेशन तो लिखी हुई थी, लेकिन उसे विक्टर के अंदाजों में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ से नजर आ रहे होते हैं। विक्टर थोड़ा सा उसकी तरफ खुश होते हुए उसे कहता है कि वैसे तो हाँ वो अपनी रिंग मैनिफेस्ट करने वाला है। देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम फ्यूचर को जानती हो। उसकी इस बात को सुनकर लैला थोड़ी सी घबरा जाती है और वो अपने मन में कहती है, क्या इसका यही मतलब था जो अभी इसने कहा है, या हो सकता है मैं काफी ज्यादा ओबियस होने लगी हूँ? और वो थोड़ी सी उदास होती हुई अपना मुंह नीचे कर लेती है और फिर कहती है अपने मन ही मन के, शायद हो सकता है वो मुझे ज्यादा नोटिस कर रहा हो और वो मुझ में इंटरेस्ट लेने लगा है इस वजह से। लैला को इस तरह देखकर वो थोड़ा सा उसकी तरफ चौंक जाता है, उसे देखता है और फिर खुश होते हुए उसे हंसते हुए कहता है। और उसके बाद विक्टर उसके लेटर को देखकर बोलता है, क्या ये लेटर सीनियर हेलन की तरफ से है? वो शर्माते हुए कहती है कि हाँ। और वो उस लेटर को निकालते हुए सोच रही होती है कि देखकर ऐसे लगता है शायद उसने अपनी रिपोर्ट वगैरह इस बारे में लिख के रखी है कि वह आजकल अपने एक्सप्रेशन को चेंज करने में या उन पर काबू करने में काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। और वो उसको थोड़ा सा खोलती ही है, इतने में विक्टर उसको कहता है कि देखकर ऐसे लगता है ये शायद कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस पर लैला उसको कहती है, हाँ देखकर तो ऐसा ही लगता है। और वो अपने मन ही मन घबराती है, क्या आखिर उसने इस लेटर को पढ़ लिया है? क्योंकि उस वक्त विक्टर मेरे बराबर में ही मौजूद था। इतने में वो विक्टर किसी और चीज को देखना शुरू कर देता है। इतने में विक्टर को एहसास होता है कि दरवाजे पे कोई खड़ा है। विक्टर आराम से दबे पहुंच तरफ जाता है। लैला से कहता है कि यहाँ पर कोई बच्चा है जो कि दरवाजे की दूसरी तरफ मौजूद है। लैला देखकर समझ जाती है कि वो जरूर हीरा होगा। विक्टर आराम से दरवाजा खोलता है और वाकई में ही पीछे हिरुआ खड़ा होता है। विक्टर उससे बड़े ही प्यार से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हिरुआ थोड़ा सा डरते डरते कपकपाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही विक्टर उसको कहता है, क्या तुम लैला को ढूंढ रहे थे? वो बड़ा ही खुश होते हुए शर्माते हुए उसको कहता है कि हाँ। विक्टर कहता है कि चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, लैला अंदर ही मौजूद है। हिरुआ अंदर आता है और वो सामने लैला को बैठा हुआ देखता है। उसको लैला वहां पर देखकर उसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, इस वक्त तो तुम्हारी क्लास का टाइम होना चाहिए था। हिरुआ काफी देर तक पहले खड़ा होता है और फिर वो कुछ बोलने ही वाला होता है, जिस पर पीछे से विक्टर भी उसको बड़े प्यार से उससे यही पूछता है। लैला अपने मन ही मन कहती है कि आखिर हिरुआ के साथ क्लास में क्या हुआ होगा, और वो जल्दी से उसके करीब आती है और बड़े ही प्यार से उससे कहती है कि तुम मुझे बताओ ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। जिस पर हिरुआ काफी ज्यादा कपाते हुए डरते हुए उसे कहता है कि टीचर जब मेरे पास आए थे तो मैं उनसे बहुत ही ज्यादा डर गया था। जिस पर लैला उसे बोलती है कि टीचर ने कुछ तुम्हारे साथ बुरा किया है या उन्होंने तुम्हें मारा पीटा है। जिस पर हिरुआ कहता है कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस जब मैं उन्हें देखता हूँ तो फिर मुझे अपने फादर की याद आ जाती है। जिस पर लैला देखकर समझ जाती है कि ये वाकई काफ़ी ज़्यादा डरावना हो सकता है। वो शायद विस्कॉन मार्शल जैसा हो सकता है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खौफनाक वाक़या रहा हो। वो बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि तुम्हें उसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हिरवा भी जिस पर हामी भरता है। लैला उसको बड़े ही प्यार से देखते हुए मन में सोच रही होती है कि हमें इसका टीचर चेंज करने की ज़रूरत है। विक्टर भी सारी बात समझ जाता है और कहता है कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन को तुम्हारे टीचर के तौर पर हायर करूँगा। जिस पर लैला उसे बोलती है कि ट्रस्टेड पर्सन, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? और वो अपने मन में कहती है आखिर ये किस शख्स की बात कर रहा होगा। विक्टर कहता है कि वो हमारे स्क्वाड का एक हिस्सा है। जैसे ही वो ये कहता है उसके जहन में रोकर का चेहरा आ जाता है
और वो उससे बोलती है क्या। विक्टर उसे कहता है कि वो इतनी ज़्यादा कैपेबल कैपेबल तो है कि वो हिरुआ का टीचर बन सके और तुम्हें उसके ऊपर यकीन करना होगा। और अगर तुम्हें उसके ऊपर यकीन नहीं आ रहा है तो तुम खुद जाकर उससे पूछ सकती हो। और हिरुआ के करीब आते विक्टर उससे कहता है क्या तुम खुद अपने लिए एक साथ टीचर के तौर पर खुद चुनना पसंद करोगे। लैला उसको कहती है कि हमें उसका इंटरव्यू लेने की ज़रूरत है। इस पर विक्टर हंसते हुए कहता है कि हाँ कुछ इसी तरह से। इसके बाद वो दोनों हिरुआ से पूछते हैं कि आखिर इसमें तुम्हारी क्या मर्जी है। हिरुआ काफ़ी ज़्यादा प्यारे से क्यूट सा फेस उनके सामने लाते हुए कहता है कि मुझे ये पसंद आएगा। विक्टर उसे कहता है कि चलो जल्दी करो हमें यून में इस वक्त जाना पड़ेगा क्योंकि ये वक्त है ट्रेनिंग ग्राउंड में नाइट की ट्रेनिंग करने का। और वो सारे के सारे ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पर ज़्यादातर नाइट्स अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। कुछ जो है वो अपनी रिंग्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जबकि कुछ अपने स्वाट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर वह काफ़ी ज़्यादा तजुस्से से उनको देख रहा होता है। लैला उसको कहती है ये काफ़ी ज़्यादा कूल है ना। जिस पर हीरो बड़ी खुश होते उसे कहता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा कूल है। लैला उसको कहती है चलो देखो और बताओ यहाँ पर तुम्हें सबसे ज़्यादा कूलेस्ट कौन लग रहा है। और वो काफ़ी तक देखने के बाद कहता है कि मदर आप सबसे ज़्यादा कूलेस्ट लग रही हो। और वो दोनों आपस में इसी तरह की बातचीत कर ही रहे होते हैं कि अचानक से बाकी सारी नाइट्स का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है जो कि इस तरह की हंसी खुशी की बातें कर रहे होते हैं। रोगर रुखसाना को देखकर कहता है क्या ये लैला का बेटा है। रुखसाना उसको वहाँ पर देखकर थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर वो दोबारा से अपनी ट्रेनिंग में मशगूल हो जाते हैं। विक्टर कहता है कि चलो हमें इन्हें जल्दी करीब से चल के देखना चाहिए। विक्टर हिरुआ से कहता है रोगर की तरफ इशारा करते हुए क्या तुम इसको अपना टीचर के तौर पर चूज करना पसंद करोगे। उसकी इस बात पर रोगर फ्लर्ट करना शुरू कर देता है लेकिन उसकी बेइज्जती तब होती है जब हिरुआ ये कह देता है कि मैं नहीं जानता हूँ। और वो ये कहकर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर लैला वहाँ पर खड़े हुए दूसरे पर्सन की तरफ इशारा करती है जो कि हिजत होता है। वो भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। हिरुआ को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद विक्टर ये कंफर्म कर देता है कि चलो ठीक है अब से हिजत तुम्हें एज ए टीचर के तौर पर तुम्हारी ट्रेनिंग कराएगा जिसे वो दोनों काफ़ी तौर पर पसंद करते हैं। लैला उनकी बातें सुनकर कहती है अपने मन में बिल आखिर जो जिस तरह स्टोरी में लिखा गया था बिल्कुल उसी तरह हो रहा है। आखिर असल स्टोरी लाइन की तरह हिजत ही उसका टीचर बना है और अगर ये उसकी तरह ना चलता तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। और वो अपनी मुठ्ठियाँ पीसते हुए ये भी कह रही होती है कि अगर सारी चीज़ ओरिजिनल तौर पर नहीं चली तो इसीएस का विक्टर का मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा और उसे मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। विक्टर लैला की तरफ देखकर बड़े प्यार से कहता है कि अब ये चूज हो चुका है कि हिरुआ का टीचर कौन है। जिस पर लैला बड़ा खुश होते हुए उसे थैंक यू करती है। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर जाते हैं। नेफ्ली, सीनियर हेलन और लैला ने तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया था जिसमें सीनियर हेलन एक पार्टी होस्ट करेंगी जिसके ज़रिए वो अपनी जिस पार्टी के ज़रिए वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगी। लैला बड़ा ही खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर बगी में से निकलती है। उसी जगह पर विक्टर भी होता है जो कि उसके साथ आई थी। वो बड़े ही प्यार से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है लेकिन उसे उसके हाथ में एक स्कार नजर आता है। उस स्कार को देखकर लैला अपने मन में कहती है कि लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं सुना था कि विक्टर के हाथ में एक स्कार होगा और उसने आज तक ये चीज़ बिल्कुल भी नोटिस नहीं की थी कि इस जगह पर मौजूद होगा। वो इतने ज़्यादा उस गौर से उस कार को देख रही थी जिस पर विक्टर बिना कोई हिचकिचाहट करे उसे खुद ही बता देता है कि ये स्कार मेरे ट्रेनिंग ग्राउंड से मुझे मिला था। और वो उसको कहता है कि आज तुम मेरा हाथ पकड़ने वाली नहीं हो। जिस पर वो फौरन से उसका हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों अंदर इंटर होते हुए लैला अपने मन ही मन ये सोच रही होती है कि इस चीज़ को अभी जाने देते हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो ये है कि सीनियर हेलन की पार्टी सक्सेसफुली अच्छे से गुजर जाए। तो उसने सारे नॉबल्स को और सारे बड़े बड़े घराने के लोगों को इनवाइट किया था ताकि वो काफ़ी अच्छे से अपना रुतबा कायम कर सके। लैला विक्टर के साथ उस पार्टी के अंदर इंटर होती है और वो वहाँ पर जाती हुई ये सोच रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि ये पार्टी काफ़ी अच्छे से हो जाए। और वो अंदर जाते हुए ये भी सोच रही होती है कि नेफली अंदर काफ़ी अच्छे से पार्टी ऑर्गेनाइज करवाने में उसकी मदद कर सकती है। यानी कि कोई भी अगर परेशानी या बदमज़गी हो तो वो थोड़ी बहुत उसको चेंज करे और अपने तौर से उसको बेहतर बनाने की कोशिश करे। अंदर जाते हुए विक्टर उसको कहता है कि हमें अपने आर्म्स को क्लोज करके चलना चाहिए। ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और हम दोनों एक दूसरे के क्लोज भी नजर आएंगे। जिस पर वो उस पर राजी हो जाती है और वो दोनों एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से कपल की तरह उस पार्टी के अंदर इंटर होते हैं
जैसे ही वो दोनों अंदर इंटर होते हैं, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ सा कर रहे होते हैं। दूसरे देखकर उसको यही कह रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं। बल्कि बहुत सारे लोग इस तरह की बातें भी कर रहे होते हैं कि इन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ऐसा है जो कि ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से ये इस तरह का एक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ड्यूक वेफर इस पार्टी में आ सकते हैं। जबकि उसके बराबर में खड़ी हुई दूसरी लेडी ये कह रही होती है कि मैंने उसे किसी दूसरी पार्टी में देखा था लास्ट टाइम, और उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली लग रहे थे सीनियर हेलन के साथ, ना कि डॉसन के साथ। और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स चल रहे होते हैं। वो अंदर आती है और फिर विक्टर से थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर कर वो सीनियर हेलन के पास जाने लगती है और उसको यूँ कहती जाती है कि मैं तुम्हारी माइंड को थोड़ा बहुत वापस लेने में उनकी मदद कर सकती हूँ और उस वजह से मैं उनसे बात करने जा रही हूँ। विक्टर बड़ा सा निराश मुँह करते हुए उसकी तरफ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ यहाँ पर। लैला उसको कहती है, चली जाती है कि तुम बस मेरा इस जगह पर इंतज़ार करो, मैं बहुत जल्द यहाँ पर आ जाऊँगी। फिर वो सीनियर हेलन के पास आती है। सीनियर हेलन उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो उससे पूछती है कि आखिर मेरा एक्शन तुम्हें किस तरह लग रहा है? क्या तुम्हें मेरे चेहरे पर कुछ दूसरे तासुरात नज़र आ रहे हैं? जैसे कि मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है अपने फेस के एक्सप्रेशन को बदलने में, उनको कंट्रोल करने में। और मुझे प्रैक्टिस करने में सबसे ज़्यादा मदद इस वजह से मिली है कि मैं अपने ज़हन में बार-बार उस पर्सन को सोच-सोच कर याद करती थी और अपने एक्सप्रेशन को छुपाने की कोशिश करती थी। जिस पर लैला भी उसे कहती है कि हाँ, तुम काफ़ी अच्छे से कर रही हो, देखकर लग रहा है तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस की है। लैला उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करती है और जब वो डॉसन का नाम लेती है तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स सी लग रही थी हेलन, जिसको देखकर वो काफ़ी रिलैक्स लगती है क्योंकि अब वो पहले की तरह एक्ट नहीं कर रही थी। और इन सब को देखते हुए वो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा मुतमईन हो गई थी कि अब वो हेलन फैमिली का फ्यूचर काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकती है। इसके बाद वो सीनियर हेलन से एक्सक्यूज़ करती हुई नेफ्ली के पास चली जाती है और वो उसको ढूंढने लगती है। असल में वो वहाँ पर पहले एक तो उसकी वजह ये थी कि उससे मिलने की कि वो उससे अपनी कुछ बातें करना चाहती थी, और दूसरा ये कि जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर उसकी होस्ट से मिलना हमें ज़रूरी होता है ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन कौन इस पार्टी में आया है। और वैसे ही एक ये भी वजह थी कि वो लोगों को इस बारे में बताना चाहती थी कि वो सीनियर हेलन के सपोर्ट में खड़ी हुई है। ढूंढते ढूंढते वो नेफ्ली के पास पहुंच जाती है, जो कि 2-3 गर्ल्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रही होती है। जैसे ही वो मिस लैला को देखती हैं, वो उसको देखकर काफ़ी खुश होती हैं और उसको ग्रीट करके उसके पास जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे की थोड़ी बहुत तारीफ़ करते हैं और एज़ अ पार्टी में रूमर्स तो होते ही हैं, तो नेफ्ली रूमर्स को थोड़ा फैलाने के लिए और लैला की रेपुटेशन अच्छी करने के लिए सबके सामने ये कहती है कि मैंने सुना है कि तुम ड्यूक वेफर से बहुत जल्द शादी करने वाली हो। जिस पर लैला भी कहती है कि हाँ, आपने बहुत सही सुना है, बस हमारी शादी बहुत जल्द ही होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वहाँ पर कांग्रेचुलेट करने के लिए ज़रूर आएँ। और अभी वो इस तरह की बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से एक पर्सन आता है और उसको देखकर पहले तो उसको ग्रीट करता है। लैला उसको देखकर थोड़ा-सा शॉक होती है और वो उसको पहचान नहीं कर पाती। वो पर्सन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ वे में उसको कहता है, क्या मुझे आपको मैम कहना चाहिए? फिर वो खुद ही अपनी बात को टालते हुए कहता है कि क्योंकि आप अभी शादीशुदा नहीं हुई हैं। वो पर्सन लैला को काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस सा लग रहा था क्योंकि बस वो इतनी सी बात कहकर वहाँ से चला जाता है। लैला उसको रोकते रह जाती है लेकिन वो नहीं रुकता और वो उसके पीछे जाने ही लगती है कि पीछे से विक्टर आता है और उसका नाम लेता है। वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही थी तो उससे वो उसकी वजह भी पूछ लेता है कि वजह क्या है, जिस पर लैला उसको बताती है कि ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है, बस अभी भी मैंने एक यंग बॉय को यहाँ पर देखा था जो कि बिना इनविटेशन के यहाँ पर आया है और मेरे ख्याल से वो इनविटेशन लिस्ट में भी मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उसको ढूंढना चाहिए और उससे पूछताछ करनी चाहिए। उसकी इस बात पर विक्टर उसको कहता है कि अगर ऐसा हुआ था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, ना कि तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए था। वैसे यहाँ पर रोगर और रुखसाना दोनों के दोनों मौजूद हैं, तो हमें चल के उनको बोलना चाहिए इस बारे में, वो हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और विक्टर उसके साथ जाने लगता है। लैला भी उसके साथ जाने की जिद करती है। इसके बाद वो दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं। लैला जाते हुए यही सोच रही होती है कि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि वो दोनों मिलकर रोगर और रुखसाना को ढूंढ रहे हैं और उसके हिसाब से वो दोनों ज़रूर ओरिजिनल वर्क से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते ही होंगे। लेकिन क्या हमें उन्हें बिना किसी रीज़न के इंटरप्ट कर रहे हैं? और वो अपने मन ही मन सोच रही होती है कि वो ज़रूर आपस में लड़ ही रहे होंगे। विक्टर को वो दोनों बाहर मिल जाते हैं, जिस पर विक्टर उन्हें उस सारे के सारे सिचुएशन को बता देता है,
जिस पर रोगर लैला से उस पर्सन का सारा डेटा मांगने की कोशिश करता है कि आखिर वो किस तरह दिखता था, क्या क्या था, उसकी क्या पेरेंट्स थी। लैला को सही से याद तो नहीं था, उसने तो बस थोड़ा सा ही झलक देखी थी, लेकिन फिर भी जिस तरह उसको याद था वो उसको सब कुछ बता देता है। फिर वो दोनों भी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि वो उनको वहाँ पर ढूंढ रहे हैं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद रुखसाना दोनों के पास आती है और माफ़ी मांगते हुए कहती है कि जिस तरह आपने हमें बताया था, हमें इस पेरेंट्स का पर्सन अभी बिल्कुल भी नहीं मिला है। लैला अपने मन में सोचती है कि एक स्ट्रेंज पर्सन सडनली मेरे सामने आया और फ़ौरन डिसअपीयर हो गया है। ज़रूर मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी पड़ेगी। आखिर वो पर्सन होगा कौन? इतने में उसको डाउसन नज़र आ जाता है, जो कि इस पार्टी में आया था। वो सबसे पहले लैला को तो देखता है, फिर अचानक से उसको इग्नोर कर दूसरी तरफ चला जाता है। लैला उसको कंफ्यूजिंग से देखती रह जाती है, लेकिन विक्टर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है जैसे वो लैला को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। और वो इस बारे में लैला से जिक्र भी करता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रूड है, जिस पर लैला उसको उसके इस एक्सप्रेशन को देखकर थोड़ा उसको संभालने की कोशिश करती है और उसके बाद वो ये कहकर चली जाती है कि ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है। और वो ये कहती है कि मैंने वो थोड़ी देर डॉसन हेलन से बात करनी है हमारी टाइम एंड माइंड के मुताबिक। जिस पर विक्टर थोड़ी देर उससे कहता है कि वैसे इस बात की ज़रूरत नहीं है कि तुम उसको बार बार रिकॉल करो। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर लैला अपने मन ही मन कह रही होती है कि आखिर ये मुझसे इसी वजह से तो शादी कर रहा था कि ये डायमंड वाइन को वापस हासिल कर सके, लेकिन आखिर ये इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रहा है। वो डॉसन हेलन के पास आ जाती है। वहाँ पर उसके साथ एक और पर्सन भी मौजूद होता है, जो कि उसे डीचिस वेपर कह के बुलाता है। और वो कहता है कि मैं आपसे पहले ही मिलना चाहता था किसी और जगह पर, लेकिन हम यहाँ पर मिल गए। लैला उन दोनों से बड़े ही अच्छे तरीके से मिलती है और डॉसन भी उसको अपने करीब देखकर उसे एक अपनी फेक स्माइल के साथ उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। और साथ में ये भी कहता है कि मैंने सिर्फ रूमर्स में सुना था कि आप कितनी खूबसूरत हैं, लेकिन हकीकत में भी आप उतनी ही प्यारी और ब्यूटीफुल नज़र आती हैं। उसको देखकर वो अपने जिस तरह के एक्सप्रेशन और इमोशन छुपा रहा था लैला समझ गई थी, और वो भी अपने एक्सप्रेशन वगैरह सारा उसे छुपाकर उस प्यार तरीके से मिलती है। फिर लैला उनसे ये कहती है कि मैं डॉसन हेलन से थोड़ी देर अकेले में बात करना चाहूँगी, जिस पर दूसरे वाला बंदा कहता है कि चलो ठीक है, मैं ज़रा साइड हो लेता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। इस पर डॉसन हेलन उसको कहता है कि मैं आपसे पहले ही बात करने के बारे में सोच रहा था, और हमें लगता है कि हमें किसी और जगह पर जाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस मसला है। इसके बाद वो एक रूम की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वहाँ पर चलते हैं। वो उसको इस बात पर सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो उसे इस बात पर कह के इग्नोर कर देती है कि अभी हम इतने ज़्यादा क्लोज़ नहीं हैं कि हम इस तरह जाकर बात कर सकें। वैसे तुम सोच रहे होगे कि आखिर मैं किस किस्म की पर्सन हूँ, और वो ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा हंस भी रही होती है। डॉसन भी उससे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्डली हाँ हाँ करके हंसना शुरू कर देता है और उसे बोलता है कि आखिर फिर तुमने मुझे यहाँ पे अप्रोच क्यों किया था? क्या तुम मेरी और मेरी बहन के दरमियान होने वाले पंगों की सिचुएशन की वजह से मेरे सामने आई हो? जिस पर लैला उसको कहती है कि हाँ, तुम्हारी काफ़ी अच्छी नज़र है, तुम हर चीज़ पर नज़र रखते हो। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ से जल्दी से गिव अप कर दूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी गेम को इसी जगह पर गिव अप कर दो। जिस पर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं है, और मैं ये होने बिल्कुल भी नहीं दूँगा जो कि तुम अभी सोच रहे हो। तुम और मेरी बहन इस पार्टी के ज़रिए अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करोगे। लैला उसकी इस बात को समझ जाती है और वो अपने मन ही मन कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम इस पार्टी को बर्बाद करने के बारे में सोच रही हो। तुम एक मर्तबा इस पार्टी में एक बहुत ही बुरी तरह से मैस क्रिएट करोगे और सीनियर हेलन की इमेज को बिल्कुल ही ख़राब और तबाह बर्बाद कर दोगे। लेकिन तुम्हें ये रियलाइज़ करना होगा कि आखिर तुम्हारी चॉइस कितनी ही ज़्यादा ख़राब है, और तुम अपने इस एक्शन पर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करोगे। इसके बाद डॉसन हेलन वहाँ से चला जाता है। उसको वहाँ से ज़्यादा देख लैला अपने मन ही मन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसे कहती है कि आखिर डॉसन हेलन तुम क्या प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हो। उसके जाते ही लैला दोनों हेलन और नेफली के पास आ जाती है और उन्हें आगाह करके जाती है कि काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहो, क्योंकि डॉसन हेलन यहाँ पर आ चुका है और वो इस पार्टी को बर्बाद करने के बारे में सोच रहा है। उसकी इस पार्टी पर नेफली और हेलन दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद लैला वहाँ से जाते हुए सोचती है कि आखिर विक्टर कहाँ पर चला गया है, और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही होती है उस पर्सन के बारे में जो कि उससे थोड़ी देर पहले मिला था।
और वो इस सारी की सारी चीज़ों के बारे में फ़ौरन के फ़ौरन रुखसाना को इन्फॉर्म करना चाहती थी। इस वजह से वो बाहर आ जाती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो क्या देखती है कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। लेकिन अचानक से उसकी नज़र उसी पर्सन पर चली जाती है जो कि पार्टी में उससे मिला था, और वो एक तरह की पज़ल टाइप का एक गार्डन है उसके अंदर चली जाती है। और वो उसका पीछा करते-करते अचानक उसको एहसास होता है कि वो तो गुम हो चुकी है, और उसको काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा होता है। फिर वो अपने सेंसेस में आती है और कहती है कि अगर मैं लॉस हो गई हूँ, इसका मतलब कि वो पर्सन भी गुम हो गया होगा और इर्द-गिर्द यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो उसे जल्द से जल्द उसको ढूँढना पड़ेगा। इसके बाद वो अपनी कोशिश जारी रखती है और काफ़ी ज़्यादा, इससे पहले कि वो उससे काफ़ी दूर चली जाए, भागते-भागते उसकी तरफ पहुँचने की कोशिश करती है, और फिर आखिर पीछे की तरफ से उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता है। वो देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है, लेकिन उसको ये देखकर काफ़ी रिलीफ़ भी फ़ील होता है कि ये वही पर्सन था जिसका वो पीछा कर रही थी। और वो उसको देखकर उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ती है और उससे उसकी इंटेंशन का पूछती है, जिस पर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। 1 मिनट अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि मुझे आपसे इस स्टोरी के मुताबिक थोड़ी बहुत बातें करनी है, जिसमें इस स्टोरी में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको आने वाले चैप्टर्स की वजह से पहले ही मैं आगाह कर देती हूँ। असल में इस स्टोरी में जो रिंग का ज़िक्र हुआ है, वो किसी आपने काफ़ी स्टोरी सुनी होंगी जिनमें स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल होता होगा। ये एक स्पिरिचुअल पावर की तरह है, जिससे अटैक भी हो सकता है, बंदा हील भी हो सकता है। इसी तरह इस स्टोरी में रिंग के ज़रिए काफ़ी जगह पर ये पिस्टल के ज़रिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। स्टार्टिंग में बंदा पिस्टल के ज़रिए इसको चलाना सीखता है, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने हाथों में लेके आता है और फिर इसे हीलिंग करने के लिए, अटैक करने के लिए या फिर दूसरी चीज़ों को ढूँढने या इस तरह करने के लिए इस्तेमाल करता है। और इसमें शैडो का मतलब ये होता है कि जो शैडो होती हैं वो रिंग्स को निगल जाती हैं, यानी उनके ट्रेसेस वगैरह बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई दूसरा पर्सन अपने रिंग के ज़रिए दूसरे के रिंग को सर्च कर कर उसका पता लगाने की कोशिश करे तो वो नहीं पता चलता, क्योंकि शैडो ने उसके सारे ट्रेसेस पहले ही ख़त्म कर दिए होते हैं। और उस जगह पर सिर्फ एक काले रंग की रिंग नज़र आती है, जो कि शैडो ही होती है। और शैडो एक इस तरह की चीज़ है, अगर कोई बंदा अपनी शैडो को इस्तेमाल करता है, दूसरा जो सामने वाला रिंग इस्तेमाल कर रहा है उसके मुकाबले में, तो वो उसकी रिंग के जितनी भी पावर वगैरह है उस सबको ख़त्म कर देगी, नलिफाई कर देगी, जिसकी वजह से उसकी वो ताकत उसके पास नहीं रहेगी। तो ये थी थोड़ी बहुत इस स्टोरी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, ताकि आने वाले चैप्टर्स में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो कि किस जगह पे मैं कौन-सा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको स्टोरी का कौन-सा वर्ड या कौन-सी चीज़ समझ नहीं आई है। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।